हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, सीटेट को सितंबर में जो होने वाला है, सीटेट को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर का श्रृंखला हम लोग चला रहे थे। ये देखिए 2013 यानी 2013 का मैंने पेपर सॉल्व किया और इसमें सीडीपी मैंने करा दिया था। आज हम लोग करेंगे ईवीएस करेंगे। ईवीएस वाले पोर्शन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। चलिए, इधर उधर बातें ना करेंगे और मेन मुद्दे पर आएंगे। अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को निपटाते हुए चलेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो देखो को शामिल किया गया है, जिसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि घर घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना।
क्या है इसमें समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। तो ये थोड़ा सा मैप के अनुसार देखेंगे, इसको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा करा है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि किसी शहर के मानचित्र मानचित्र पर लिखा लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर है, तो यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थान के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझते चलेंगे। एक्सप्लेन में क्या है थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, तो 15 से क्या करेंगे 15 से हम उसको गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आ जाए देखिए 1.6 यानी कि 650 किलोमीटर है। तो ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका। तो माउंट एवरेस्ट अगर देखा जाए तो नेपाल का भाग है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये नेपाल का भाग है। अब थोड़ा समझते चलेंगे यहाँ से कंसेप्ट आपको। माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का है। एवरेस्ट पर्वत नेपाल में सागर माथा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कहते हैं 8,848, यानी इसको आप देख सकते हैं। ये पॉइंट पूछता है। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ठीक, अब देखिए कुछ दिया इसमें ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। कह रहे कि अन्य ऑप्शन ए कह रहा है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना नहीं, और करे कि डी करे कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उस करे सबके लिए खाने का इंतजाम करना, और रुकने और आराम करने के लिए सही जगह ढूंढना। अब देखिए तो जो मतलब टूर पे जाते हैं टूरिस्ट लोग वो इस तरीके करते हैं। तो अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करने, सही बात है, ऑप्शन ए भी सही है। पूरे ग्रुप को आगे चलने ताकि नहीं, तो हाँ पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे नहीं, ग्रुप के हमें पीछे चलना है। तो देखिए बी और सी आपके गलत होंगे और बाकी हमारा इधर ए आपके ए और डी और ई हमको लग रहा है सही। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें। देखिए आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए डी ई आपके ऑप्शन सही है। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा इधर देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके देखते हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस महोदय जी हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अब आपसे भी पूछ सकता है रोनाल्ड रॉस कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश। ठीक, और उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। आप ध्यान रखिएगा, आपसे को यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि 74 कह रहा है कि रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी बुखार सिर दर्द और कह रहे कि अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। ठीक, रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो आपका देखिए रजत मलेरिया से पीड़ित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे। कभी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और बुखार हल्का कम होने पर पूरे शरीर में पसीना निकलना और मलेरिया के प्रमुख लक्षण है। इस तरह की इसके उपचार में कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। अब देखिए आपसे भी पूछ सकता है कि किसका छाल पीस के पिया जाता है मलेरिया जब होता है, तो कुनैन का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मलेरिया। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग, यानी कि 75 कह रहे कि अल बरूनी कौन था, उसके बारे में देखिए दिया है। ऑप्शन को हम लोग देखते चलेंगे।
तो देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, डी राइट हो जाएगा। करेगा वो उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश में इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए कह रहे कि अलबरूनी यानी अबू रेहान का जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। इसकी रचनाएं अरबी भाषा में है। यह संस्कृत का भी विद्वान था। यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था और इसने 1030 में तारीख अल हिंद नामक किताब लिखी। ये आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद होगी यहाँ से पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हमारा 75। अब देखते हैं हम लोग 76 पे आते हैं। 76 कह रहे कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? केवल ऑप्शन ए कह रहे केवल लाल रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहे कि हर रंग देख सकते हैं। और सी ऑप्शन में केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहे कि केवल हरे रंग ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगा। देखिए कह रहे कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को लगभग काली और सफेद चीज में ही देख सकते हैं। तो आप जब पर्यावरण जब पढ़ते हैं तो जानवर एनिमल वाला जो पार्ट है उसमें पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि इसमें देखिए हाथियों के बारे में दिया गया है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। कह रहे पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी पूरे झुंड का नेता होती। सही है। एक झुंड में हाथिनियों के बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है? अब देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए और सी राइट है। आपके ऑप्शन ए और सी राइट है। देखिए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी ऑप्शन गलत है। चलिए उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन में 78 कह रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती जिन्हें कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पराग। इसको क्या कहते हैं? पराग। कह रहे कि देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ए तरह की हमिंग बर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ हैं। मधुमक्खी इसका प्रयोग शहद बनाने में करती है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आप करें कि आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने वाले कौन सी चीजें मिलती हैं गुजरात में? देखिए तो गुजरात में आप जाएंगे तो आपको ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ठीक, जैसे देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चाय मिलते हैं क्योंकि ये सब वहाँ के अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ हैं। यानी कि कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में जाएंगे तो। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे देखिए कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहे कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। बी ऑप्शन कह रहे उड़ सकते हैं। सी कह रहे पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। और डी कह रहे कि पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। अब देखिए पक्षी अपना गर्दन क्यों हिलाते हैं? पक्षियों की आंखों की पुतली न घूमने की वजह से वह अपनी गर्दन अधिक घुमाते हैं। तो उम्मीद होगी जी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन आपके सी राइट होगा आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन बी कह रहा है कि चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन सी कह रहा है कि
हरी पत्तेदार सब्जी गेहूं संतरा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि गुड़ नींबू मटर। अब इसमें देखा जाए तो सबसे सटीक आपका आंसर हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अब देखिए थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन में। हीमोग्लोबिन की कमी से रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला हरी पत्तेदार सब्जी गुड़ आदि का खाने में प्रयोग करें, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा प्रचुर रूप में विद्यमान होती है, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको खाने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। उम्मीद हो गई चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखिए कह रहा है कि तेरे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए देखते समझते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। सी कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। और डी कह रहा है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ऑप्शन आपके डी सबसे सटीक होगा आंसर। चलिए थोड़ा हम देखते हैं, ऑप्शन डी हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बारे में शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना आदि शामिल है। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता को अनुरूप नहीं। ठीक, तो निगेटिव पूछा इसमें, तो निगेटिव देखिए आपका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा आंसर। कह रहे कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हम लोग और बाकी एक्सप्लेन ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। कह रहे कि उसे विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, सही बात है। और सी कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये भी सही है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। ठीक, ये सब पॉजिटिव वाले हैं। बाकी आपका निगेटिव पूछा था, जो निगेटिव आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84 देखिए करा है कि 84 बता रहा है कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहे अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहे कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहे कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करने। जो अवसर उपलब्ध कराने वाली बात आ गई तो ऑप्शन इसको हम लॉक करते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को भी देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी आपके राइट हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा समझा दिया आपको ऑप्शन ए में ही और एक्सप्लेन को देखने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो निगेटिव पूछा था इसमें, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। ऑप्शन देखिए सी होगा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अब थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि पॉजिटिव वाले वर्ड कौन है। कह रहे कि ऑप्शन ए कह रहे कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, ये सही बात है। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी सही बात है। और डी ऑप्शन कह रहे शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ठीक, अब ऑप्शन ए निगेटिव पूछा था, जो निगेटिव हमारा सी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 86 पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।
तो इसमें देखिए नेगेटिव पूछा कि कौन सी नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए इसमें देखिए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यानी ये नेगेटिव वर्ड पूछा, नेगेटिव हमारा वही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा और पे हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के लिए मूल्य को बढ़ावा देती है, सही बात है। सी ऑप्शन करें, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, सही बात है। यह शिक्षण अधिगम सामग्री अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो ये देखिए जितने हैं बी सी डी ए पॉजिटिव है, नेगेटिव पूछा था, नेगेटिव हमारा शब्दावली वाला परिभाषा जो रटने वाली प्रक्रिया है ये नहीं जाएगा। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में। एक्सप्लेन को देख सकते हैं, एक्सप्लेन में भी वही चीज बताया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 यानी कि 87 कराए, 87 कराए कि अरे नलिनी कक्षा यानी 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण में परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब नलिनी एक टीचर है जो कक्षा 3 के बच्चे हैं, उनको जानवरों के प्रकरण के बारे में पढ़ा रही है। तो सबसे बढ़िया एकदम सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। कह रहे शिक्षार्थी विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने और चार्ट का प्रयोग करना। और सी ऑप्शन कह रहे विभिन्न जानवरों के चित्रों को सैंपल पर बनाना। और देखिए डी ऑप्शन कह रहे कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। देखिए बच्चों को अगर हम फिल्म दिखाएंगे तो बच्चे अच्छे समझ जाएंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि जानवरों की उपयोगिता, हमारा जीवन उनके बिना कैसे प्रभावित हो सकता है, इस पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करके नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण को अच्छे प्रकार से समझाती है। फिल्म के साथ साथ अगर आप अपने आसपास से अगर है तो वहां अगर दिखा सकते हैं, ठीक, तो और बच्चे अच्छे समझ सकते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए करा है, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा करा है कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप से आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपके डी सबसे सटीक आंसर है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा हम लोग समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में हम क्या समझते हैं खंड देने का उद्देश्य है कि जब शिक्षार्थी पूर्ण पाठ को पढ़ने तथा शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के बाद वह शिक्षार्थी उस खंड को हल करेगा, तो यह ज्ञात हो सकेगा कि उस शिक्षार्थी ने कितना सीखा कितना नहीं। उम्मीद हो कि चीज आपको समझ में आओगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89, ठीक, 89 क्वेश्चन कर रहा है, देखिए समझते चलेंगे अच्छे से कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना है जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ऑप्शन इसमें देखा जाए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएंगे। ठीक, एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए शिक्षक को श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, क्योंकि यह तरीका सक्रिय अधिगम का भाग होगा। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 यानी लास्ट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि यही है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे हमारा बेस्ट हो जाएगा
बी शिक्षार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। कह रहे कि अब इसमें देखा जाए तो कह रहे कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण समझाने के लिए शिक्षार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने उचित नहीं है, यानी रहेगा। इसमें एक मिनट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें निगेटिव पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नहीं ले जाना चाहिए। और बाकी तो देखा जाए ऑप्शन को, चलो हम देख लेते हैं। फिर प्रकरण में संबंधित प्रश्न पूछना, सही बात है। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या और संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। और बाकी ये बी आपका निगेटिव, यानी निगेटिव पूछा सार्थक नहीं, तो निगेटिव आपका ऑप्शन यानी कि बी राइट हो जाएगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोग का ईवीएस के पूरे 30 क्वेश्चन। अब आपके शुरू होंगे हिंदी, ठीक, हिंदी शुरू होंगे, तो हिंदी हम लोग अगले दिन करेंगे और 30 क्वेश्चन वो रखते हैं। ये था आप लोग का ईवीएस 2013 में जो पेपर हुआ था, ठीक। तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये था आप लोग का ईवीएस 2013 का, ठीक। उम्मीद होगी चीज आप लोग को समझ में आया होगा। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें नए हैं तो। और जो भी अगर गलती हो रही है तो कमेंट भी करते रहें आप लोग, कि हम लोग से सुधारने की कोशिश करें, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।